दिस इज ऑल्सो अर्लियर, मतलब कि वो भी उसी टाइम से चालू हो गया, दैट इज स्कल्पचर। द कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस फॉर रिचुअल्स हैज बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस हड़प्पन टाइम। तो आपको जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस, माटी के मूर्ति बनाना, क्या गणपति अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गणपति का जो आइडल है ना, वो किससे बनाते हैं? मिट्टी से ही बनाते हैं, सैंड से ही बनाते हैं। आप अगर बैल पोड़ा देख लो ना, कल ही जस्ट हुआ था फेस्टिवल, तो बैल पोड़ा में लोग माटी के बैल माटी के बैल बनाते हैं। यस, आपने देखा होगा, अगर विलेज में आप गए होंगे तो माटी के वो बैल बनाते हैं। अभी भी माटी के, आप अगर थोड़ा से विलेज में जाएंगे, अगर कुछ कम एज में, तो वो बच्चे मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाते रहते ही है ना? यस। तो मीन्स व्हाट, custom of making clay images for rituals has been prevalent in India। हड़प्पन से है वो, ठीक है, कि मिट्टी से क्या बनाना, मूर्ति बनाना या कुछ ना कुछ बनाना, वो अभी भी चल रहा है, वो हड़प्पन से भी चल रहा था। It has continued till today in many regions like Bengal, Bihar, Gujarat, Rajasthan, etc। अभी यहाँ पे भी चल रहा है, मतलब हर पूरे इंडिया में चल रहा है। क्या सिंपल है, गणपति आइडल, देन बंगाल में आई थिंक महालक्ष्मी आइडल, वहां पे वो फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है। द गणेश आइडल, क्या बात है, अपन ने पहले उसका एग्जांपल लिया था, है ना? द गणेश आइडल मार्क्स ऑफ गौरी, या गौरी पूजा बेंगॉलमध्ये आय थिंक महालक्ष्मी नाही तर गौरी पूजाच असेल, ती खूप जोरात होतं, जसं आपल्याकडे गणपती होतो। बुल फिगर इज मेड फॉर फेस्टिवल ऑफ बैलपोड़ा, क्या बात है ना? तो देखो, मतलब कि एग्जाम्पल अपने कितने मतलब फिक्स हो रहे, मतलब कि परफेक्ट। तो देन बुल फिगर इज मेड फॉर फेस्टिवल ऑफ बैलपोड़ा। तो कितने लोगों ने देखा है, आपने कभी देखा है कि बैलपोड़ा में क्ले के बैल बनाते हैं? अगर आपने देखा होगा तो यस 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 बोलो। आपने भी बनाए होंगे, आपने भी बनाए होंगे, फास्ट एवरीबॉडी। अगर आपने भी बनाए हैं और आपने देखा है तो यस 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 बोलो, फास्ट 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 फास्ट। इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि आपको बस एग्जाम में लिखते टाइम बिल्कुल भी, मतलब कि इन डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसमें क्या लिखना है। फटाक से वो नाम दिखा तो इमेज याद आना चाहिए आपको, है ना? तो राइट, फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट। सब लोग रिप्लाई करो कि आपने गणपति के, सॉरी, मिट्टी के कभी बैल नहीं बनाए थे? बनाए होंगे, या आपने देखे होंगे। अगर बनाए होंगे तो भी यस डालो, देखे होंगे तो भी यस डालो, फास्ट एवरीबॉडी। चैट बंद है क्या? नहीं, चैट तो चालू है। वेरी गुड समिता, क्या बात है। तो समिता ने एक तो देखे नहीं तो बनाए है ना? वेरी गुड मधुरा, सुरेंद्र, सुरेंद्र, देन वरुण, फास्ट। सॉरी सॉरी। सो तो आपने ये सब देखा है ना? देन विरगल्स मेमोरियल स्टोन। तो Virgil's memorial stone, the decorated clay storage bins, etc. are few examples of folk tradition of sculptural art। तो वीरगल्स पता नहीं अपने को, देखते हैं वीरगल्स क्या है। वीरगल्स एंड क्या है? वीरगल्स एंड देन decorated clay storage bin। अच्छा, ठीक है, तो ये वीरगल्स, ठीक है। तो हीरो को रिमेम्बर करने के लिए, है ना, मेमोरियल स्टोन, है ना? तो अभी भी आप
जैसे इंडिया गेट पे आप जाएंगे तो इंडिया गेट पे भी जो जवान शहीद हुए थे, जो जवान शहीद हुए थे, उनका भी नाम वहां पे है ना? उनका नाम क्या है वहां पे है, राइट? तो इसका बोलते हैं वीर गर्ल्स। वीर गर्ल्स मतलब मेमोरियल, मेमोरियल स्टोन, मेमोरियल स्टोन मतलब स्टोन रहता है तो वहां पे कुछ नाम लिख के रखता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, जो भी है, रिमेम्बर करने के लिए। तो वीरगस एन एंशियंट हिंदू हीरो स्टोन फॉर धार्मिक वॉरियर्स डिपिक्टिंग देयर वेलर, मतलब कि वो उन्होंने कितना अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया, है ना, एक हीरो था, तो उसको रिमेम्बर करने के लिए वो कंसेप्ट था, दैट इज अ वीरगर। तो आपको पूरे समझ में आ गया। अभी क्या है कि क्ले स्टोरेज बीन्स, तो वो भी देख लेते हैं। वीरगर्स आपको समझ में आ गया अभी, तो क्ले स्टोरेज बीन्स आप देख लो अभी। अच्छा, तो ये मतलब के स्टोरेज बीन्स, ठीक है, मतलब क्ले के रहेंगे, है ना? तो आई थिंक अपन ने ये देखा है ना, पानी का मटकी तो सब लोगों ने देखा है, बस उसी को याद रखो। तो वो क्या हो गया, क्ले स्टोरेज बीन्स हो गया। तो अभी आई थिंक वाटर, अभी आई थिंक मिट्टी का भी फ्रीज बना रहे, ठीक है? तो कुछ दिन के बाद मिट्टी का भी फ्रीज अपने को देखने को मिलेगा। तो राइट, तो ये सब क्या है, तो ये सब क्ले के है ना? एक क्ले का है, ये भी क्ले का है। देन ये तो अपने को पता है पानी पीने का क्ले का। तो क्ले स्टोरेज बिन, उस टाइम पे थोड़ी ना प्लास्टिक वगैरह था, उस टाइम पे प्लास्टिक वगैरह इतना नहीं था ना, तो सिंपली सैंड से बनाते थे। तो अभी भी अपन सैंड से जहाँ से अपन पानी पीते हैं मटकी, है ना, वो तो सैंड से ही बनाते हैं। तो ये है फोक ट्रेडिशन, मतलब फोक स्कल्पचरर, मतलब कि जो ट्रेडिशनल लोग है अभी भी वो चल रहा है, जिसमें ट्रेनिंग लेने की कुछ जरूरत नहीं है। तो वो ट्रेडिशन अभी भी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फोक स्कल्पचरल आर्ट। तो उनका स्कल्पचरल क्या क्या था, दैट इज अ स्टोन से टूल्स बनाना, देन मिट्टी से आइडल बनाना, देन मिट्टी से बीन्स बनाना स्टोरेज रखने के लिए, एंड विरगस मेमोरियल स्टोन्स, राइट? ये स्टोन एज से आज तक प्रिवेलेंट है और चलेगा, आगे भी चलेगा। अभी देखते हैं कि ये तो हो गया फोक। अभी क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कंपैरिजन बोला है। किसके कंपैरिजन? फोल्क एंड क्लासिकल, फोल्क एंड क्लासिकल। तो पहले फोल्क में अपन ने देखा था पेंटिंग एंड क्लासिकल पेंटिंग, अभी फोल्क स्कल्पचरल, अभी क्लासिकल स्कल्पचरल, सिंपल। The Harappan seals, stones and bronze statue tell us about the 5,000 years old or even older tradition of Indian tradition of sculptural art. तो हड़प्पन जो सील बनाते थे, सील मतलब कि जैसे अपना स्टैंप रहता है ना? अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट अगर अमेजोन से आ गया, तो अमेजोन का पैकेजिंग रहता है ना? बॉक्स के ऊपर क्या रहता है, बॉक्स, ये जो बॉक्स में वो पैक होके आता है, तो वो बॉक्स में अमेजोन का स्टिकर होता है, राइट? कि मेरे को समझ में आता है कि अमेजोन से आ गया, राइट? तो वैसे ही हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति मतलब हड़प्पा रीजन से कोई प्रोडक्ट अगर दूसरे रीजन में जाता है तो उनका सील रहता है, राइट? एक सील वो क्ले का रहता था, ठीक है? वो क्ले का सील वहां पे चिपका देते, वो निकलता नहीं था, ठीक है? उनको टेक्निक पता था। तो सील, दैट इज कॉल्ड हड़प्पन सील, राइट? स्टोन, कोई स्टोन वो यूज करते होंगे, ठीक है? देन ब्रॉन्ज स्टेचू, तो मतलब कि वहां पे कितना टेक्नोलॉजी वहां पे धीरे धीरे डेवलप हो गया कि उन्होंने मोल्ड तैयार किया, वो मोल्ड से वो ब्रॉन्ज स्टेचू बनाने लग गए। टेल अस अबाउट द 5,000 years old or even older tradition of Indian tradition of sculpture art.
तो आप देखो कि सेल्स बनाना है, क्या सेल्स के लिए ट्रेनिंग चाहिए फिर, मतलब उसका प्रॉपर डिजाइन, उसके ऊपर वही स्टैंप रहना चाहिए, उसका जो रेडियस है वही भी सेम रहना चाहिए, ठीक है, उसका जो कंटेंट है, कंपोजिशन है, वो सेम रहना चाहिए। तो ये कोई कोई भी नहीं कर सकता इसको, है ना, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड अ सील। ब्रॉन्ज स्टेचू बनाना है तो मेरे को मोल्ड तैयार करना पड़ेगा, तो मोल्ड को प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वो ब्रॉन्ज को मेल्ट करना पड़ेगा, वो मेल्टिंग जो भी मेल्ट हुआ ब्रॉन्ज है उसको वो मोल्ड में डालना पड़ेगा, राइट। तो उससे क्या बन जाएगा, तो एक ब्रॉन्ज स्टेचू बन जाएगा। तो ये क्या आपको भी समझ में आ रहा है कि इसको यस ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो that is called as sculptural. Very simple. That is called as classical arts. It is said that the tradition. It is said that the tradition of carving out a stone sculpture of a larger size began in Mauryan period with the Ashokan pillar. I think यहाँ से अपन इधर जाना चाहता हो ना, तो अपन डायरेक्टली नीचे चले गए क्या, एक क्लासिकल में आता है क्या? हाँ ठीक है। इट इज सेड दैट द ट्रेडिशन ऑफ, हाँ सही है सही है, ठीक है। Tradition of carving out a stone sculpture of larger size began in Mauryan period with the Ashokan pillar. मतलब एक आपके पास बहुत बड़ा स्टोन है, वो स्टोन को आपको कार्विंग आउट करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। यस, मतलब कि स्टोन से आपको कुछ मतलब पिलर बनाना है, उस पिलर में कितना माइन्यूट माइन्यूट आपको देखना पड़ेगा, है ना। आप अगर इसका डिजाइन देख लो आप, ये तो स्टेचू है, अशोकन पिलर यहाँ पे दिया होगा तो अच्छा होगा, नहीं दिया है, ठीक है। तो आप अगर ये देखो, यहाँ पे है अशोक स्तंभ, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो अशोक स्तंभ, क्या ये फोक ट्रेडिशन हो सकता है? आपको लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन आया हुआ नॉलेज है? नहीं, ये वेल ट्रेन, है ना, वेल ट्रेन लोगों का ये अ, हो सकता है, काम हो सकता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ क्लासिकल आर्ट। तो ये जो यही कार्विंग जो आपको अशोक स्तंभ दिख रहा है, ठीक है, अशोक पिलर, अशोक क्या करता था, पिलर बनाता था, पिलर पे मैसेज लिखता था, और जिस 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 लोकेशन पे उसको मैसेज देना था उस लोकेशन पे वो पिलर को लगाता था। तो उससे क्या हो जाता था, पिलर से वो मैसेज लोगों के पास पहुंच जाता था। तो पिलर पे मैसेज लिखा हुआ रहता था, और पिलर के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है अशोक स्तंभ, मतलब कि फोर टाइगर, है ना, और वो अशोक चक्र जो अपन एम्बलेम यूज करते हैं, वो भी लगा, मतलब कि पिलर के ऊपर वो रहता था, अशोक स्तंभ रहता था। तो ये आपको लगता है कि ये कोई साधारण आदमी का काम हो सकता है? नहीं, इसके लिए वेल ट्रेनिंग चाहिए, उनके कुछ रूल्स होंगे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल आर्ट्स। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लासिकल आर्ट बोलते हैं। कार्विंग आउट अ स्टोन कल्चर, मतलब कि एक स्टोन है आपके पास, और स्टोन से, स्टोन बहुत बड़ा साइज है उसका, स्टोन का बहुत बड़ा साइज है, आप सोच लो कि माउंटेन ही है, या बहुत बड़ा साइज है, उससे वो स्टोन से आपको पिलर बनाना है, नहीं तो उस स्टोन से आपको केव्स बनाना है। तो केव्स बनाने के लिए भी आपको एक नॉलेज चाहिए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल। तो मेरे को ऐसे लगता है सिंपली कि अगर आपको बहुत बड़े स्केल लेवल पे अगर कुछ करना है तो फोक ट्रेडिशन से नहीं चलेगा। मतलब कि फोक ट्रेडिशन क्या होता है कि यस, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज है, आप थोड़ा बहुत तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक्सीलेंट चाहिए, मतलब आपको अगर गणपति ऑर्डर की मूर्ति बहुत बड़ी लेनी है,
तो आप जो परफेक्ट है, जिसने उसका नॉलेज लिया है ना, जिसको रूल्स पता है, आप उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से ऑर्डर करेंगे। राइट? तो आप एक समझ लो कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। स्मॉल स्केल लेवल पे है तो ठीक है, फोक ट्रेडिशन कर सकता है, लेकिन लार्ज लेवल पे आपको अगर चाहिए तो उसके लिए तो वेल ट्रेन नहीं चाहिए। तो सपोज अगर आपको गेम खेलना है तो ठीक है यार, गेम खेल लेता हूं मैं, मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, या आधा घंटा। लेकिन अगर मेरे को पूरे वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करना है तो मेरे को उसके रूल्स रेगुलेशन सब पढ़ना पड़ेगा, है ना, और सीखना पड़ेगा, किसी से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा हो सके तो दैट इज मीन्स, दैट इज क्लासिकल, राइट? तो लाइक दैट द सांची स्तूपा वॉज इरेक्टेड इन एम्पायर ऑफ अशोका's टाइम। सांची स्तूपा, जाते हैं गूगल में, मैं आपको बताऊंगा कि सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है, काफी फेमस है। However, the beautiful sculpture embellishment of the stupa are supposed to be latter addition. The sculpture at Barhut are the testimonies of the continuous development of sculptural art in India. तो जो रॉक कट केव्स है, मतलब रॉक कट करके केव्स बनाना, वो मतलब कि अशोक का जो एम्पायर एम्पायर था उस टाइम पे वो चालू हो गया। आई थिंक उस टाइम पे, उस टाइम पे 325 हो ना, बुद्धिज्म का तो 480 समथिंग था बीसी। तो और चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड था 325 बीसी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में तो बुद्धिज्म नहीं था, उसके पहले ही था। तो लेकिन उसके अनुयायी थे, तो अनुयायी के रहने के लिए वो मतलब उसका कुछ ना कुछ पर्पस था, विदाउट पर्पस तो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ ना कुछ पर्पस था, इसीलिए वो कंस्ट्रक्ट किया। तो मैं आपको सांची स्तूपा बता देता हूँ। आपको गूगल बाबा दिख रहा है तो बोल दो, सांची स्तूपा। तो ये है सांची स्तूपा, ठीक है। ये है सांची स्तूपा, मध्य प्रदेश में है। तो आपको दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो यस 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 बोलो फास्ट। अगर दिख रहा है तो यस 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 बोलो फास्ट, एवरीबॉडी फास्ट फास्ट। हेलो, अरे रिप्लाई तो करो। अगर इसको बोलते हैं सांची स्तूपा। वेरी गुड मधुरा, वेरी गुड सुधेंद्र। तो आपको दिख रहा है ये है सांची स्तूपा। अभी आप बताओ कि ये क्या सच में विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, विदाउट ट्रेनिंग क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। उसके लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत ही है, तभी हो सकता है। तो आपको अभी समझ में आ गया। तो जितना लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही आपकी ट्रेनिंग भी जबरदस्त होगी, तभी आप इतना बड़ा ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकेंगे। देन उन्होंने कुछ तो भी बहुत स्तूपा बोला है ना, तो बरूस स्कल्पचर अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इमेजेस ही है, बरूस स्तूपा का पूरा इमेज किधर है? अच्छा, उन्होंने स्मॉल स्मॉल दिखाया है बरूस स्तूपा का। तो ठीक है, ये सब बरूस स्तूपा के इमेजेस है, लेकिन वो बरूस स्तूपा, बरहुत स्तूपा, एक मिनट हाँ। यहाँ पे पूरा इमेज नहीं दिखा रहे वो लोग। सांची स्तूपा, बरूत, बरूत 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 स्तूपा।
यहाँ पे फिजिकली दिखा नहीं है, मतलब कि कहाँ पे है, किधर। एक होता है, एक भरूच खजुराहो टेम्पल है, ये भरूच गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा नहीं रहे कहाँ पे है। भरूच स्तूपा फिर से अपन देखते हैं। एक मिनट रुको, अच्छे से देखते हैं अगेन। उनको क्या चाहिए, भरूच स्तूपा इन भरूच स्तूपा। Sculpture of Bharu Stupa are the testimonies of continuous development of sculptural art in India. Bharhut Stupa. अच्छा, बरू स्तूपा कुछ एकदम डिमोलिश हो गया इसे बता रहे। तो नमस्कार, मैं हूं संदीप और आज हम आपको भरहुत स्तूप के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने सांची स्तूप के बारे में बता रखा है, जो कि अशोक के शासनकाल से लेकर, जो कि कहा जाता है कि मौर्य शासनकाल से लेकर के सातवाहन और शुंग शासनकाल का पूरा। The rule of the Mauryas was followed by that of the Shunga dynasty in the 2nd and 1st centuries. Around 100 BC, a great stupa was made at Bharhut in the eastern part of present-day Madhya Pradesh. Between the sacred and unadorned form of the stupas and the mundane world beyond were made Vedikas or railings and Toranas or gateways. The railings create a path for the devotee to. तो वहां पे अभी स्तूपा नहीं रहा है ना, तो बहुत स्तूपा, ठीक है, अभी वहां पे स्तूपा अपने को नहीं दिख रहा है, बिकॉज वहां पे नहीं है इसीलिए। लेकिन सांची स्तूपा है, इसीलिए अपने को इमेज दिखा था, राइट। तो तो उसके बाद सांची स्तूपा होने के बाद बरू स्तूपा बना है। मतलब वो जो मतलब कि वो स्कल्पचरल जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलता रहा है इन इंडिया, अभी भी चल रहा है ना। टेम्पल आर्किटेक्चर, मोन्यूमेंट्स, वो तो कंस्ट्रक्शन चलता ही रहेगा। और जैसे कि अभी आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने स्टेचू देखा है नर्मदा रिवर पे, वो क्या है, यही तो कंसेप्ट है ना, वो भी स्कल्पचरल आर्ट ही तो है, राइट। तो मतलब कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, किसका, स्कल्पचरल आर्ट का, राइट। Buddhism was spread far and wide in many countries outside India. तो उस टाइम पे बुद्धिज्म, मैंने आपको बुद्धिज्म की स्टोरी बताई थी कि लोगों ने बुद्धिज्म को क्यों अडॉप्ट किया, लोगों ने बुद्धिज्म को क्यों अडॉप्ट किया, उसका स्टोरीज भी मैंने आपको बताया था, राइट। सो बुद्धिज्म was spread far and wide in many countries outside India.
तो सिर्फ बुद्धिज्म इंडिया में ही नहीं, तो इंडिया के बाहर भी आज बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है। आप इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान, इस कंट्री में आप देखेंगे तो वहां पे बुद्धिज्म का काफी इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडिया में बुद्धिज्म कम हो गया है। तो बिकॉज हिंदू रिलीजन रिफॉर्म हुआ था, है ना, इसीलिए बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो इंडिया में मोस्टली बुद्धिज्म वैनिश हो गया, लेकिन अदर कंट्रीज इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। The tradition of erecting Buddhist stupas began in those countries as well. सिर्फ इंडिया में नहीं, तो आउटर कंट्रीज में भी बुद्धिज्म की स्तूपास है। The stupa at Borobudur in इंडोनेशिया, मैंने अभी बताया था कि इंडोनेशिया में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस काफी हुआ है। तो इंडोनेशिया में बोरोबुदुर, जैसे अपना सांची स्तूपा था, तो वहां पे बोरोबुदुर लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड है। जस्ट इमेजिन, इंडोनेशिया में क्या है, लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग 8 to 9 सेंचुरी कॉमन एरा, मतलब 800 एडी में। इट वाज डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1991। जस्ट इमेजिन, 1991 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो देखने के लिए मजा आएगा, है ना। तो ये है बोरोबुदुर इंडोनेशिया में, दैट इज बुद्धिज्म स्तूपा है वो बोरोबुदुर स्तूपा, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्तूपा। तो आप मेरे को एक बताओ कि ये सच में फोक ट्रेडिशन हो सकता है क्या? मतलब आपको कुछ नॉलेज नहीं, जो जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है, आपने कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया, कुछ रूल्स नहीं पता, और आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लग गए। क्या ये पॉसिबल है? आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है, विदाउट ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल आर्ट, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल आर्ट्स। वेरी सिंपल। तो आपको फोल्क पेंटिंग हो गया, देन क्लासिकल पेंटिंग हो गया, तो ये पार्ट ओवर। दूसरा फोल्क स्कल्पचर हो गया, क्लासिकल स्कल्पचर हो गया, दूसरा पार्ट ओवर। तो अभी तीसरा पार्ट हो क्या बोल रहे वो देखते हैं अभी। इंडियन एक कौन सा आइकोनोग्राफी देखते हैं, क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन, क्या है या उसका मीनिंग क्या है। एक मिनट, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी है ना। तो आइकोनोग्राफी क्या है देखते हैं, ठीक है। I graduated from art school. Once I became Orthodox, I got a blessing from my parish priest, who was then and is still my spiritual father. He's the abbot of our monastery, Bishop Sergius. He gave me a blessing to study iconography and to be an iconographer. And so with his help, I went around and saw icons, met iconographers, and I was doing my best with what I had observed from these other iconographers and my own reading, my own studies, but I was still very much on my own, and I really felt the need to have a teacher. And I had read the books of Leonid Uspensky, of course, everybody did. Uspensky's Meaning of Icons and Theology of the Icon was and remains among the most important books and the best that anyone can read on the history and the theology of the icon. I got invited to dinner at his home, that was all. And so I went from Boston to Paris. I had a one-way ticket, but I didn't tell anybody in Paris that, because I had no real plans. I was hoping to really study iconography. But I thought, well, if the only thing that happens is I get to meet this great man and learn a little bit about iconography, that would certainly be worth the trip. I met him and his wife, who cooked me a very nice dinner. It was very hospitable.
And then they kind of sat back and said, "So, what are your questions?" And of course, I had lots and lots of questions. I had photographs of my work. I was there till very, very late at night talking with them, talking about icons, icon painting, how one painted icons, how one learned to paint icons. I had so many questions that the night went by very, very fast. I was working in egg tempera. He worked in egg tempera. He explained to me a few things about his recipes, where he got pigments, what kind of brushes he used. We as artists, we have a million questions like this, practical things. But I began to understand that was going to be the easy part. The hard part was the theology of the icon. I showed Ouspensky photographs of my work, and he could see from the photographs that I was, as much as possible, reproducing old icons as exactly as I could. He could see that. He could see that I was probably tracing the old icon and then using that drawing and then kind of putting in the colors and all of that. He said, this is okay to start with. But he said, in the 20th century, iconographers are either making exact reproductions of other icons, or they're doing their own ideas about iconography, their own kind of theological thoughts, something totally particular to themselves. He got a very, very serious look on his face. He had a very penetrating gaze. He looked at me very directly, and he said, the tradition of the church is neither of these two extremes. It is not mechanical reproduction, nor is it theological fantasy, but it is creativity within the tradition. So this phrase, तो आपको आइकोनोग्राफी समझ में आ गया? हेलो, आइकोनोग्राफी समझ में आ गया क्या है? अगर समझ में आ गया तो यस 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 बोलो फास्ट. आइकोनोग्राफी फास्ट फास्ट फास्ट. एवरीबॉडी फास्ट. एवरीबॉडी फास्ट, है ना? मेरे को भी नहीं पता था व्हाट इज मीन बाय आइकोनोग्राफी. हाँ, मेरे को भी नहीं पता था व्हाट इज मीन बाय रिपीट वॉइस प्रॉब्लम. अच्छा, ठीक है. ठीक है वरुण. अगेन सुरेंद्र, देन सम मधुरा. सुरेंद्र, मधुरा रिप्लाई नहीं आया. फास्ट. तो आइकोनोग्राफी एकदम वरुण, लेकिन तेरे को पिक्चर तो देख के समझ में आ गया ना व्हाट इज मीन बाय आइकोनोग्राफी? न्यू था, है ना? न्यू कंसेप्ट था. वेरी गुड मधुरा. वरुण, ठीक है, आवाज रिपीट हो रहा था, एग्री, बट कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना डायग्राम देख के? क्या वरुण? हेलो, वेरी गुड. ठीक है, तो थंब मत दिखा वरुण, बिकॉज अगर यहाँ पे मेरे को तू नहीं दिख रहा है तो तेरा थंब भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, है ना? तो जिस तो ये है आइकोनोग्राफी. तो आपको लग रहा है कि ये प्योर एंड प्योर क्लासिकल है बाबा, है ना? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. The Gandhara school of art came into being in 2nd century before Christ era. Before Christ era बोलते हैं उसको, ठीक है? तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा आई थिंक तक्षशिला. गांधारा मोस्टली अभी पाकिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान का पार्ट था. तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट मतलब क्या हो गया कि वहां पे डिफरेंट टाइप का आर्किटेक्चर डेवलप हो गया. मतलब हर कोई वहां पे उस टाइप का आर्किटेक्चर कर रहा है, तो उस आर्किटेक्चर को नाम देते थे गांधारा स्कूल. तो जैसे इंडिया में मधुरा स्कूल ऑफ मधुरा मधुरा नहीं, ठीक है यारो, मथुरा, ठीक है. तो मथुरा जो कृष्णा भगवान का जो प्लेस बोलते हैं मथुरा, ठीक है. तो वहां पे भी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और मतलब कि ठीक है, उनको वो नाम दे दिया, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तक्षशिला स्कूल ऑफ आर्ट. मतलब उस रीजन में
उस यूनिक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलपमेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं फिर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। सर लेक्चर मध्ये आहे। ओके सर, हाँ। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, राइट। तो ऐसे ऐसे नहीं कि वो गांधारा कोई स्कूल था, ठीक है, वो स्कूल नहीं था, मतलब कि वहां पे उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया था, तो उसको पहचानने के लिए तो अपने को उसका पहचानना आना चाहिए ना, लोगों को पता चलना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा होगा, तो इसीलिए उसको नाम देते हैं गांधारा स्कूल। तो अरे हाँ, एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का डिजाइन है, तो फटाक से मेरे को क्लिक होता है कि ये जो डेवलपमेंट है वो गांधारा में डेवलपमेंट हुआ था, तो वहां का टेक्निक यहाँ पे यूज हुआ है। तो वेरी सिंपल है ना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो मेरे को क्लिक हो जाता है, हाँ वहां का टेक्निक यहाँ पे यूज हुआ है। तक्षशिला स्कूल ऑफ आर्ट, तो वैसे इन अफगानिस्तान एंड नेबरिंग रीजन्स। अच्छा, गांधारा कुछ पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रीजन है, ठीक है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। एक हैड अ ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस, तो ग्रीक, रोमन एंड पर्शिया, ठीक है, इजिप्ट, ईरान, ठीक है, तो वहां का इन्फ्लुएंस अपने इन्फ्लुएंस तो रहेगा रहेगा ना, बराबर है। तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे इजिप्ट, ईरान, देन ग्रीक, रोम के बहुत सारे लोग आना जाना चालू था, मतलब कि ट्रेड ट्रेड चालू था, व्यापार चालू था, राइट। तो इसीलिए जैसे व्यापार चालू होता है तो थॉट का इन्फ्लुएंस तो होता ही है, मैंने आपको बताया था। द फर्स्ट थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा, दैट इज द कुशाना पीरियड। कुशाना पीरियड मतलब जैसे अभी मोदी का पीरियड चल रहा है ना, अभी नरेंद्र मोदी का पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी 300 एडी में कुशाना पीरियड, तो उस टाइम पे कुशान किंग थे, कुशन डिनास्टी का नाम था, तो उनका पीरियड चल रहा था। तो saw the rise of मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, क्या बात है, मतलब कि वी आर वेरी करेक्ट। तो यही है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो मैंने आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पहले ही बता दिया, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कैसे पहचानना है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कैसे पहचानना है, तो पहचानने के लिए उन्होंने नाम दे दिया। फिर ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये आपके डिजाइन ऐसे ऐसे, ये डिजाइन कहीं पे भी दिख गए तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। बोलते रहे कि राजस्थान से अगर पत्थर लाएंगे रे स्टोन तो बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे, मतलब हो गया राजस्थान चिपक गया उसको, तो वैसे ही तो राजस्थान स्टोन हो गया, फिर राजस्थान रे स्टोन, ऐसे। मथुरा स्कूल laid the foundation of Indian iconography. मथुरा स्कूल laid the foundation of, वहां से स्टार्ट हो गया, that is a Indian iconography. Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making images of god and goddesses. एकदम सिंपल है। iconography का definition, it is an art of making, it is an art of making images of god and goddesses. Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making images of god and goddesses. तो गॉड एंड गॉडेसेस का इमेजेस बनाना, एवरीथिंग, कुछ भी हो जाए उसमें गॉड एंड गॉडेसेस का अगर इमेजेस आ गए, दैट इज कॉल्ड आइकोनोग्राफी। Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making of images of god and goddesses. अगर समझ में आ गया तो सब लोग यस 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 बोलो, फास्ट, एवरीबडी 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 फास्ट, एवरीबडी एवरीबडी फास्ट फास्ट फास्ट, फटाफट फटाफट फटाफट। सर्वांनी रिप्लाय केला का? गुड.
दोघांनीच केलं. बाकीचे हॅलो समिता, वरुण, मधुरा, सुधेंद्र क्या कर रहे हो? फास्ट फास्ट. वरुण, सुधेंद्र. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया. द कुशन किंग मेड यूज ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डिटीज ऑन देयर कॉइन. तो जैसे अपने कॉइन पे, अपने नोट पे अभी सांची स्तूपा है. ठीक है, अपने आप अगर नोट देखेंगे, आप नोट देख लो, 500 के ऊपर कुछ डिफरेंट स्टेचू है. 500 नोट के ऊपर ना रेड फोर्ट, आई थिंक रेड फोर्ट है, और सांची स्तूपा है किसी नोट के ऊपर, किसी नोट के ऊपर सांची स्तूपा है, किसी नोट के ऊपर गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल है. ठीक है, तो मतलब कि आप देखते तो कुशन किंग भी क्या करता था पहले, अपने कॉइन पे गॉड गॉडेसेस के इमेजेस, मतलब कि ये लगाता था. मतलब कि मोल्ड रहता है ना, मोल्ड, वो मोल्ड ही वैसे बनाता है कि उस मोल्ड में अगर वो मेटल अगर पोर करे आप, ठीक है, तो इमेज बन जाएगा, वो कॉइन बन जाएगा, वहां पे वो इमेज बन जाएगी. तो कुशन किंग यूज इमेजेस ऑफ वेरियस deities ऑन देयर कॉइन. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता During the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and standards for sculptural art were set. तो वहाँ पे फिर rules बनाए गए. ठीक है, iconographic के rules बनाए गए कि कैसा होना चाहिए. तो गुप्ता रूल कब था मैं जस्ट बता देता हूँ. 325 BC, याद रखो. 325 BC में चंद्रगुप्त मौर्य थे. BC बोल रहा हूँ मैं. हाँ, तो 325 BC चंद्रगुप्त मौर्य थे. उसके बाद 300 साल आ गए तो जीरो पे आ गए अपन, फिर जीरो आ गए, जीरो से फिर एडी, जीरो से फिर एडी. ठीक है, काम चलता ठीक है. आणून दिलं ते चुकलंय का माझं? मधुरा हेलो, मधुरा हेलो. हाँ, तो ठीक है, तो वेर फॉर्मुलेटेड, मतलब कि हाँ. उसके बाद मैं क्या बोल रहा था, चंद्रगुप्ता डिनास्टी. गुप्ता डिनास्टी है 300 AD में. गुप्ता डिनास्टी कब आया? 300 AD में. चंद्रगुप्ता 325 BC में, और गुप्ता डिनास्टी 300 AD में. तो उनमें विक्रमादित्य काफी फेमस रूलर थे, उसने भी काफी लड़ाई जीता था. तो उस टाइम पे ये आइकोनोग्राफी के रूल्स उन्होंने फॉर्मुलेट किए. द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस वाज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ छोला किंग ड्यूरिंग 9th and 13th century. Bronze idol of god and goddesses like Shiva, Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu etc. were made in this period. आज भी आपके देवघर में ऐसे स्टेचू होंगे, मेरे पास भी है. मैं जस्ट एक स्टेचू आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट.